आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका.in में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया व्याकरण से टॉपिक समास। समास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी में समास पूछे जाते हैं और 9वीं कक्षा कोर्स ए में समास पूछे जाते हैं। तो दोनों के लिए मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे एसएससी हो, सीटेट हो या कोई रेलवे की परीक्षा हो, उसमें भी समास से रिलेटेड प्रश्न जरूर रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। समास का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक को आप अपने माइंड में रखेंगे और आसानी से आप समास को पहचानना सीखेंगे तथा विग्रह करना, समस्त पद करना, समास के अंतर्गत कितने भेद हैं, ये सारे बातें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर ओके करिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमसे सवाल पूछिएगा। मैं उसका त्वरित जवाब देने का प्रयत्न करूंगा, भरसक प्रयत्न करूंगा। और आते हैं नए टॉपिक समास पर। सबसे पहले हम देखेंगे समास का परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। कहने का अर्थ कि दो या दो से अधिक जब हम शब्द को आपस में मिलाते हैं, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो एक नया शब्द का निर्माण होता है। तो ये जो बनाने की जो प्रक्रिया है, बनाने की जो क्रिया है, इसे ही हम समास कहते हैं। समास के अंतर्गत हम दो बातों पर जब सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद को वापस पृथक पृथक किए जाते हैं उसे विग्रह कहते हैं। यानी ध्यान देंगे कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम आपस में जोड़ेंगे ना, उसे कहेंगे समस्त पद। और जो समस्त पद रहेगा उसे जब हम फिर से पृथक पृथक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उसे कहते हैं विग्रह पद। तो अब हम आपको बताएंगे समास के परिभाषा के जस्ट बाद इसके कितने प्रकार हैं, उसके उदाहरण, और समस्त पद से विग्रह पद में हम कैसे बदलते हैं, कैसे पहचानते हैं, देखते हैं आगे की प्रक्रिया। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। सबसे पहले देखिए, आप पांचों जो ये 6 आपको मैंने यहाँ लिखाया है, इस 6 को आपको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। इसलिए कि जब प्रश्न रहेंगे तो समस्त पद या विग्रह पद रहेंगे ना, तो उसके साथ साथ आपका नाम भी लिखने के लिए पूछेगा कि आपने इसको ब्रेक किए हो या सेपरेट किए हो या ज्वाइंट कर रहे हो, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। एक एक समास का कभी कोई 2-3 उदाहरण हो सकते हैं, एक उदाहरण 2-3 समास के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इसीलिए नामों को भी आपको ध्यान में रखना होगा और कैटेगरीज बाय कैटेगरी आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। तो पहला देखते हैं समास, तत्पुरुष समास। जिस समास के उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर का मतलब होता है बाद और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो देखिए, संस्कृत में एक डिफिनीशन मतलब इसका सूत्र दिया गया है कि उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष। आपको ज़्यादा गौण उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तर पद है, यानी जो बाद वाला जो पद है, उसका उसमें ज़्यादा वैल्यू रहता है। कहने का मेरा ये अर्थ कि उदाहरण में देखेंगे कि देखिए, आपको 2 पार्ट दिखेगा, एक है राजा और एक है पुत्र। देखिए, इसे जो राजा जो है ये है आपका पूर्व पद और ये जो पुत्र है ये है आपका उत्तर पद। तो यहाँ देखिए, पुत्र के अकॉर्डिंग देखिए, राजा की पुत्री यदि होता, राजा की पुत्री यदि होता, तो देखिए यहाँ पुत्री यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ की हो जाता। तो किसका प्रधानता है,
पुत्र का, यानी उत्तर पद का। राजा से कोई देखिए मतलब ये नहीं कि ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो है, लेकिन देखिए ये पुल्लिंग है तो का, स्त्रीलिंग है तो की, राजा की पुत्री। तो इसका मतलब है कि सेकंड वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं उत्तर पद और पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद। तो प्रधानता किसकी होगी? उत्तर पद का, यानी फर्स्ट वाले पद का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लड़का हो, लड़की हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्टेड कहाँ होगा? तो जाके आपका उत्तर पद में। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं रसोई के लिए घर, रसोई देख रहे हैं, रसोई और एक है घर, तो ये है आपका उत्तर पद और रसोई क्या है? पूर्व पद। ध्यान देंगे इस सवाल पे कि आपका जब भी जैसे पहचानने के लिए रहेगा तो देखेंगे यहाँ पर देखिए का मिल गया, के लिए मिल गया। अभी हम आपको तत्पुरुष के अंतर्गत जो 6 एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत जो 6 भेद है वो मैं आपको ले चलूँगा, उपभेद की ओर ले चलूँगा। अब मैं आपको तत्पुरुष के अंतर्गत जो उपभेद हैं उसकी ओर आपको मैं ले चलूँगा। तो पहले देखते हैं इसमें एक चीज़ और कि देखिए रसोई के लिए घर, देख रहे हो यहाँ पर आपका के लिए या का पुत्र ऐसा लगा रहता है, तो इसको कहते हैं विग्रह पद। इसे क्या कहते हैं? देखिए जब भी आपका रसोई के लिए घर यानी के लिए, का, पर ऐसे शब्द जब मिलेंगे तो आपका है ये विग्रह पद, यानी अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ है। और दोनों को देखिए मिला के लिखा हुआ है, देखिए इसके ऊपर पूरा लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। इसे कहेंगे समस्त पद। समझ गए आप? ध्यान देंगे, रसोई के लिए घर विग्रह पद, रसोई घर समस्त पद। समस्त पद मतलब ज्वाइंटिंग किया हुआ और विग्रह पद का मतलब होता है सेपरेट किया हुआ, आप अलग करेंगे। परीक्षा में जो सवाल पूछेगा इस तरह से पूछेगा, रसोई घर, इससे विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे रसोई के लिए घर, विग्रह पद आपका हो जाएगा रसोई के लिए घर, और कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद को। तत्पुरुष के उपभेद को देखते हैं। मैं उदाहरण एक एक दो दो करके आपको ले रहा हूँ प्रत्येक समास का या उपभेद का। आप इसे डिटेल से पढ़ने के लिए शिक्षावाटिका.in वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल में आप सर्च करेंगे शिक्षावाटिका.in, आपको सारा डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और समझने के लिए यहाँ इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद को। उपभेद के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कर्म, दूसरा देखेंगे करण, संप्रदान और आपादान। तो मैं कहने ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, उसमें आपको कर्ता का जो ने है उसे छोड़ देना है और संबोधन का हे, अरे, अजी छोड़कर बाकी कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, इससे हम यहाँ पर रखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सिंबल पे आप ध्यान देंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि कर्म का सिंबल होता है को, यानी आपको मिलेगा स्वर्ग प्राप्त। तो आप लगा के देखना, स्वर्ग में प्राप्त, स्वर्ग का प्राप्त फिट नहीं हो रहा है, स्वर्ग के लिए प्राप्त सही नहीं, लेकिन देखिए स्वर्ग को प्राप्त फिट है। यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तब तो आप आराम से पता लगा लोगे। यदि क्लास 9 में यदि ऑप्शन नहीं पूछा जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं रहे ऑप्शन, तब तो इस तरह से, लेकिन ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है वो 90% ऐसा ही होता है आपका, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, MCQ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। 10 CBSE कोर्स बी में भी आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान देंगे इस बात को कि यहाँ पर देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण का सिंबल है से, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त। संप्रदान का सिंबल होता है को और के लिए, इसका है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। जैसे अभी आपको उदाहरण बताए थे, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठ के लिए शाला, पाठशाला।
अपादान का देखिए सिंबल है से, तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तत्पुरुष के अंतर्गत पांचवा और छठा उपभेद है संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। संबंध का देखिए सिंबल है का के की, यानी आपको का के की मिलेंगे सेपरेशन वाले वर्ड में। देखिए मैं जितने भी उदाहरण दे रहा हूं उसमें पहले मैं दे रहा हूं समस्त पद, दूसरा है विग्रह पद। पहला वाला आपका ज्वाइंटिंग है, दूसरा आपका सेपरेशन किया हुआ है। गंगा घाट, तो देखिए गंगा का घाट। दिनचर्या, दिन की चर्या। और अधिकरण का देखिए सिंबल है में पर, तो आपको में और पर मिले। देखिए युद्ध वीर, युद्ध में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस तरह से आपका तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में संस्कृत का सूत्र है संख्या पूर्वे द्विगु, यानी पूर्व पद और उत्तर पद की तो बात हम लोगों ने किया। पूर्व पद में आप देखोगे हमेशा संख्यावाची होगा, न्यूमेरिकल नंबर होगा, 2, 4, 5, 10, 20, 50। जब स्टार्टिंग में होगा आपका नंबर लिखा हुआ तो समझ जाना है कि वो है आपका द्विगु समास। देखिए यहाँ सूत्र ही आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा सूत्र है। संख्या पूर्वे द्विगु, यानी पूर्व में आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर होंगे। कहने का अर्थ देखिए त्रिभुज, त्रि आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, त्रि मतलब तीन। त्रिभुज, देखिए त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, आर्म्स। तो तीन भुजाओं का समाहार। देखिए समाहार भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं समूह भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे फंसना नहीं है, दोनों बात एक ही है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। चौराहा, चौ मतलब चार, तो चार, राह मतलब रास्ता, तो चार राहों का समाहार। चार रास्तों का समाहार भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, समाहार की जगह समूह भी लिखेंगे तो भी सही होगा। पंचवटी, पंच मतलब पांच और वट वृक्ष है तो पांच वटों का समाहार। नवग्रह, नवग्रह, देखिए नौ मतलब नौ, ग्रह मतलब प्लैनेट, 9 ग्रहों का समाहार। गुड, तो क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों का समाहार, यानी आपका द्विगु समास। जैसे दशानन, देखिए एक एग्जाम्पल है दशानन। दशानन, 10 आनन मतलब सिर, तो आप लिख सकते हैं 10 आननों। देखिए आपको यदि मालूम नहीं है सिर तो मत फंसिए उसमें, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 10 आननों का समाहार, 10 आननों का समाहार। तो इस प्रकार से आपका द्विगु समास समाप्त हुआ। तीसरा भेद देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का संस्कृत में सूत्र देखेंगे, चार्थे द्वंद्व। चौ, संस्कृत में चौ का अर्थ आपने पढ़ा होगा, चौ का अर्थ होता है और। तो आप जब भी विग्रह पद देखेंगे उसमें आपका और लगा हुआ मिलेगा। भाई और बहन, माता और पिता, न्याय और अन्याय, रात और दिन। और जो समस्त पद होंगे उसमें डैश लगा हुआ मिलेगा। और देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे। इस पर आप ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम्स, शाइनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसे शब्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा, विपरीत शब्द भी मिल सकते हैं। भाई बहन, देखिए जेंडर में भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, न्याय अन्याय, न्याय और अन्याय, रात दिन, रात और दिन। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका द्वंद्व समास। तो ध्यान क्या रखना है आपको द्वंद्व समास में, और जैसे ही सेंटेंस में, वर्ड में सेपरेशन जब हम कर रहे हैं तो दोनों के बीच में और लगा हुआ आपको मिल गया तो समझ जाना है कि वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौथे समास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या आपको देखना है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में आपका विशेषण यानी एडजेक्टिव वर्ड रहेंगे, और उत्तर पद में यानी सेकेंड वाला जो आपको वर्ड मिलेंगे उसमें वो विशेष्य होगा। विशेष नाउन, किसकी विशेषता बता रहा है। जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषण है, और लड़की क्या है, लड़की क्या है, तो विशेष, लड़की की विशेषता बता रहे हैं। उसी तरह के शब्द आपको मिलेंगे, उदाहरण में देखेंगे। उपमान और उपमेय, तो देखेंगे कि जिससे हम तुलना करेंगे उसको कहेंगे उपमान।
और जिसकी तुलना करेंगे उसको कहेंगे उपमेय। ठीक है, उदाहरण में अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ये दोनों शब्द आप देखेंगे कि विशेषण विशेष्य है या उपमान उपमेय है। जैसे कहने का अर्थ देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है नीलकंठ। नील, देखिए नील मतलब नीला, ब्लू, कंठ मत देख रहे हैं थॉट, तो जिसका गर्दन क्या है, नीला है। अब देखिए नीला क्या है, आपका विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष, उस विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसी है, तो नीला है। देखिए इसका जब हम विग्रह पद करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के शब्दों में है जो लगाएंगे, नीला है जो कंठ। दूसरा फिर देखिए इसी तरह का पीतांबर, पीत और अंबर, यहाँ पे संधि करिए, संधि किया हुआ है, आपको संधि विच्छेद इसका करिए, पीत और अंबर, दो आपको शब्द मिल रहा है। तो पीत है जो अंबर, यानी अंबर मतलब वस्त्र और पीत मतलब पीला, पीला है जो वस्त्र भी लिख सकते हैं। तो पीत क्या हो गया आपका विशेषण और अंबर हो गया आपका विशेष। दो उदाहरण देखेंगे उपमान और उपमेय का। देखिए घन श्याम, तो देखिए यहाँ पर घन भी आपका नाउन है और श्याम भी नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल में कमल भी आपका और नयन भी आपका नाउन है। एक एडजेक्टिव और एक नाउन मिलेगा तो समझ जाइएगा कि कर्मधारय का विशेषण विशेष्य को शो करना है और उसके विग्रह पद में आप लिखेंगे है जो। लेकिन जब दोनों नाउन आ जाएगा, देखिए घन और श्याम दोनों, घन बादल, श्याम लॉर्ड कृष्णा को कहते हैं, तो घन के समान श्याम। तो देखिए इस तरह के जब दोनों नाउन होंगे तो इसका मतलब है कि एक आपका उपमान है, एक आपका उपमेय है। तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, घन से कर रहे हैं श्याम की तुलना, कि श्याम कैसे हैं, तो काले हैं, बादल के जैसा देखने में, श्यामला वर्ण के हैं। तो यहाँ श्याम आपका हो जाएगा उपमेय और घन हो जाएगा आपका उपमान। विग्रह करने में ध्यान देंगे, घन के समान, यानी के समान आपको लगाना है जो कब लगाएंगे, विशेषण विशेष में, और के समान कब लगाएंगे, जब दोनों नाउन हो। कमल नयन, कमल देखिए और नयन देखिए, कमल और नयन, कमल और नयन दोनों नाउन है। तो देखिए कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, तो कमल आपका क्या हो जाएगा उपमान, और नयन आँख जो है वो उपमेय। नयन का विशेषता बता रहा है कि नयन कैसा है, तो कमल के जैसा है। तो ध्यान देंगे आप, हमेशा याद रखिएगा, दोनों नाउन होगा तो के समान लगाएंगे, एक एडजेक्टिव होगा और एक नाउन होगा तो आप क्या लगाएंगे, है जो। समझ में आ गई पीयूष, आ गया समझ में, ओके गुड। तो पांचवा हम सीखेंगे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में देखेंगे कि संस्कृत में फॉर्मूला बनाया गया है, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, यानी अन्य पद, यानी जो आपका दिया हुआ गिवन होगा पूर्व पद और उत्तर पद, उसका कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होगा। अन्य पद यानी कोई थर्ड पार्टी को दिखाने का काम करेगा वो। जैसे कहने का मतलब देखिए दशानन, दशानन तो आपने देखा था वहाँ द्विगु समास में भी, आगे में संख्या है, लेकिन जब आप उसको ब्रेकिंग करोगे इसके अकॉर्डिंग कि दश आनन है जिसका, तो किसका, तो रावण का। तो यानी आप थर्ड पार्टी का जो है आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, या गिवन होगा तब आप बहुब्रीहि समास समझ जाइएगा है वो। तो दश आनन है जिसका रावण। फिर नेक्स्ट देखिए चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर दो पार्ट है यहाँ देखिए। चंद्र मीन्स चांद है शिखर पर जिसका, यानी जिसके शिखर पर, जिसके चोटी पर चांद है। तो देखे होंगे लॉर्ड शिवा का स्टेच्यू में आपने उनके चोटी पर चांद बना हुआ रहता है। तो जस्ट यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का नाम दे दिया है शिव। तो जब भी आपका ब्रैकेट में तीसरा पद दिया हुआ मिल जाए तो समझ जाना है कि वो बहुब्रीहि है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली बांसुरी फ्लूट। तो जहाँ पर देखेंगे कि मुरली को धारण करने वाला, यानी आपका ब्रैकेट में क्या दे दिया है, कृष्ण, थर्ड पार्टी दे दिया है, तो समझ जाना है कि ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब अंतिम देखते हैं अव्ययीभाव समास। पूर्व पद अव्यय होगा, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में जो पूर्व पद होंगे वो अव्यय होंगे, तो समझ जाना है कि ये अव्ययीभाव समास हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रतिदिन, दिन दिन, जो यह प्रति वर्ड है ये आपका अव्यय है। तो अव्ययीभाव सीखने से पहले, जानने से पहले आप अव्यय समझिए कि अव्यय होता क्या है, अव्यय होता क्या है। तो देखेंगे कि अव्यय, अव्यय वह अविकारी शब्द है जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक नहीं बदलता है। जैसे वह प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन खेलती है।
देखिए यहां गौर करिएगा आप, प्रतिदिन और देखिए प्रतिदिन, देख रहे हैं ना। तो ये क्या आपका एडवर्ब है, प्रतिदिन। तो ये एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो देखिए खेलता है, खेलती है, और ये प्रतिदिन पे गौर करिएगा। देखिए खेलता है से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, खेलती है से पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग है। लेकिन देखिए प्रतिदिन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो जो भी कहने का अर्थ पहले ही बता दिए कि लिंग वचन कारक नहीं बदलता है। तो समझिए कि जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। एंड अविकारी शब्द आपके होंगे क्रिया विशेषण, एडवर्ब, समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन, और विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ दो ग्रुप बना के रखा आपके लिए, विकारी, अविकारी। तो यही अविकारी शब्द ही आपके कहलाते हैं अव्यय। तो कहने का अर्थ मेरा ये कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे जो होते हैं इसके रूप, लिंग, वचन कारक बदलते हैं। जैसा कि सिंपल उदाहरण देखिए, बालक, बालिका, आपने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला। बालक, बालकों, पुल्लिंग एक वचन से आपने बहुवचन में बदला। तो इस प्रकार से देखिए सर्वनाम को किस तरह से चेंजेबल होता है, ये देखिए जरा। सर्वनाम का एक उदाहरण देखिए, मैं, मुझे, चेंज हो रहा है ना। विशेषण देखिए, विशेषण से आप जानते होंगे भाववाचक संज्ञा बदलते हैं ना। विशेषण का एक उदाहरण देखिए, जिस तरह से आप एक विशेषण का एक अच्छा, अच्छाई, चेंजेबल हुआ ना। क्रिया देखिए, क्रिया पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस भी आप पढ़ा, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, यानी आप चेंज कर रहे। लेकिन क्रिया विशेषण, एडवर्ब, कंजंक्शन, पोस्टपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, ये चेंजेबल नहीं होते हैं। क्रिया विशेषण का जैसे उदाहरण एक और देखिए कि वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं होगा, वह धीरे धीरे चलती है, मैंने कह दिया। तो धीरे धीरे कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। समुच्चय बोधक कंजंक्शन देखिए, और, लेकिन, किंतु, परंतु, एंड, बिकॉज, हाउएवर, जिस तरह से आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, बट। तो ये सारे क्या होते हैं आपके कंजंक्शन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। राम और मोहन, सीता और गीता, तो और में कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना। संबंध बोधक अव्यय में भी आप यही देखेंगे। पोस्टपोजिशन में देखिए, इसको आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, लेकिन हिंदी में ये पोस्टपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन, पोस्टपोजिशन। तो आप कहोगे सर हम लोग तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन पर हैं, आप बार बार पोस्टपोजिशन बोल रहे हो। जैसे कि आप अंग्रेजी में एक एग्जांपल देखेंगे कि ए कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए, बिल्ली टेबल पर बैठी है, बैठी है। आप देखिए हिंदी और इंग्लिश में फर्क कहां है, दोनों सेंटेंस। देखिए आपने टेबल के स्टार्टिंग में यानी आगे में आपने यूज किया है प्रीपोजिशन, लेकिन हिंदी में देखिए टेबल पर, हमने पर को टेबल के बाद यूज किया, इसीलिए ये इंग्लिश में प्रीपोजिशन, प्री है ना। प्रीपेड मोबाइल और पोस्टपेड मोबाइल आपने सुना होगा, पहले बैलेंस डालिए फिर बातें करिए, प्री। और फिर जब आप बातें करते रहते हैं बाद में बैलेंस आता है, बाद में आपका बिल आता है, तो क्या होता है, उसको कहते हैं पोस्टपेड मोबाइल। तो जस्ट यहाँ भी बाद में ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये है आपका पोस्टपोजिशन और ये है प्रीपोजिशन। तो इसीलिए हम संबंध बोधक को हिंदी में पोस्टपोजिशन कहते हैं। विस्मयादि बोधक में भी यही बात देखेंगे आप। इंटरजेक्शन में भी आप हे, अरे, अजी, जो हम संबोधित वाला वर्ड है, किसी को कॉल करने में, किसी को पुकारने में हम यूज करते हैं, तो ऐसे शब्द अकॉर्डिंग टू जेंडर होता रहता है, लेकिन बदलता नहीं है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे अव्यय जो है किस प्रकार से अव्ययी भाव समास में प्रयोग होते हैं। तो प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो, यथासंभव, जितना संभव हो, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे अव्ययी भाव में। आजन्म, जन्म से लेकर। तो इस तरह से आपके समास के सारे भेद
भेदों का एग्जाम्पल आपने सीखा, किस तरह से हम पहचानेंगे, किस तरह से हम उसको ब्रेक करेंगे, किस तरह से समस्त पद से बिगड़ा, बिगड़ा पद से हम समस्त पद बनाएंगे। इस वीडियो को आप पूरी रिवाइज करके देखते रहेंगे बार बार, आपको सारा डिटेल से समाज समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आप हमारे ब्लॉग शिक्षावाटिका.in पे ज़रूर जाएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। और फिर मैं आपके लिए अगली कड़ी में समाज से रिलेटेड MCQ का वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।